4 अंग्रेजन जेठानियों की एक अनपढ़ काली देवरानी। दुर्गेश्वरी के 5 बेटे थे, रोहित, मोहन, विक्रम, समीर और अधिक। उसके पांचों बेटे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी अलग अलग कंपनी थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थे। फिर चारों बेटों ने अपनी पसंद की अमीर और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से शादी करी थी। दुर्गेश्वरी अपने चारों बहू सपना, टिया, नताशा, माही के अमीर और सुंदर होने की वजह से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन दुर्गेश्वरी कहती है, नताशा बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ओह सासू मॉम, आई डोंट वांट टू कुक, इट्स गेटिंग हॉट। गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। यस सासू मॉम, मेरा भी कुछ बनाने का मूड नहीं है। लेट्स ऑर्डर। या लेट्स ऑर्डर। आई वांट टू ईट शाही पनीर एंड आल्सो चाइनीज नूडल्स। वाओ, इट्स सो यम्मी। आई वांट मोमोज विद ग्रेवी। तुम्हें फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ देख माय दिल इज सो हैप्पी। माँ जी, आप क्यों इंग्लिश की चाची मौसी कर रही हैं? इट्स कॉल्ड माय हार्ट बिकेम हैप्पी। ओह यस यस बहू, तुम भी मुझे इंग्लिश सिखा दो। सासू मॉम, आई एम टू हंग्री, लेट्स ऑर्डर। उसके बाद हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। ओके, आई विल ऑर्डर। एक वेज थाई नूडल्स, मोमोज, छोले भटूरे। ओके, डन। कुछ देर बाद जोमेटो वाला ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सब टेस्टी लंच करते हैं। Oh wow, I'm so happy with delicious lunch. Me also. Oh God, इस ग्रेवी मोमोज की कितनी अच्छी ग्रेवी थी ना। I love it. मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी। सास भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी 4 अंग्रेजन बहू को देखकर वो बहुत खुश थी। पढ़ी लिखी चारों बहू घर के बिल को अच्छे से हैंडल कर लेती थी और हर चीज का कैलकुलेट करके रखती थी। फिर एक शाम दुर्गेश्वरी अपने सारे बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। अधिक बेटा, देखो तुम्हारे चारों भाई तो कब के सेटल हो चुके हैं। अब तुम भी शादी कर लो, मेरी भी चिंता खत्म हो। ठीक है माँ, आप मेरे लिए अच्छी सी लड़की पसंद कर लो, मैं शादी कर लूंगा। चलो अच्छा है, अब मेरा सबसे छोटा भाई भी घोड़ी चढ़ेगा। अगले दिन अधिक कार से ऑफिस जा रहा था कि कीर्ति नाम की काली लड़की को टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अधिक उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हाथ पर लगी चोट पर पट्टी करवाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ, शी इज फाइन, डोंट वरी, मामूली सी चोट थी। आइए आप रेस्टोरेंट चलते हैं। डॉक्टर ने बताया आप कमजोर भी हैं, इसलिए थोड़ा खा पी लीजिए। अरे नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगर आप जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये पैसे रख लीजिए और अगले दिन आप अपनी पट्टी चेंज करवा लीजिएगा। देखिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आपको दोनों में से मेरी एक बात माननी होगी, प्लीज। ओके, कुछ साथ में खा लेते हैं। इसके बाद अधिक कीर्ति को रेस्टोरेंट ले जाता है और जूस वगैरह हेल्दी खाना खिला देता है, जहाँ थोड़ी बहुत दोनों में जान पहचान होती है। 2-4 दिन अधिक पट्टी चेंज करवाने हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो कीर्ति से बात करता है। देखते ही देखते अधिक उसे पसंद करने लगता है और एक दिन कीर्ति को अपने दिल की बात कह देता है। कीर्ति, धीरे धीरे मैं आपको पसंद करने लग गया हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो बहुत करीब हूँ और मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता भी दिया है। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, इतना अमीर होने के बाद? हाँ कीर्ति, मुझे आप हर तरीके से मंजूर हैं। अब तो आप शादी करेंगी ना? आपको जो खुशियाँ नहीं मिली हैं वो सब मैं दूंगा। हाँ अधिक, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अधिक बहुत खुश हो जाता है और अपने घर में सबको कीर्ति के बारे में बता देता है। अपने बेटे की खातिर दुर्गेश्वरी मना नहीं कर पाती, जिसके बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। कीर्ति के घर आ जाने के बाद उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां कहती हैं, ओह माय गॉड सासू मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? शी इज सो अगली और दिखती भी अनपढ़ गवार है। या यू आर राइट जिया, हमारी देवरानी इतनी खाली, गरीब, अनपढ़ गवार ऐसी होगी पता नहीं था। देवर जी, अपनी चारों भाभियों को देख लो, कितनी सुंदर हैं
और आप अपनी बीवी कैसी लाए हो? भाभी आप मेरी नजर से देखिए, मैं जब कीर्ति को मिला था तो मुझे बहुत पसंद आई। दौलत शोहरत तो इन्हें चाहिए ही नहीं, स्वभाव बहुत अच्छा है इनका, रंग रूप से क्या लेना देना। बेटा, यू नाक कटवा दी मेरी सोसाइटी के सामने। सच में योर पत्नी इज सो टकली। ओफो सासू मॉम, शी इज अगली नॉट टकली। ये तो हमारे साथ कहीं जाने लायक भी नहीं है। इस काली अनपढ़ को देखकर हमारा और मजाक उड़ जाएगा। भाभी बहुत हो गया, मैं सम्मान के साथ इसे यहाँ लाया हूँ, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके ओके देवर जी। कीर्ति बहू 2 दिन में ही अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना उसे आता नहीं है और ना ही उसे पढ़ना आता था। माँ जी, जेठानी जी कह रही थी कि डाइट चार्ट से देखकर खाना बनाना है। मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा, आप बता दो। कहते हैं देवरानी जी कि पढ़ाई करना चाहिए। इट्स ओके, आई विल रीड टुडे। इन ब्रेकफास्ट इज ऑरेंज जूस विद ग्रिल्ड सैंडविचेस। मतलब जेठानी जी, मुझे समझ नहीं आया। ओहो, संतरे का जूस और ब्रेड वाले सैंडविच बनाने हैं। जाकर बना। जी माँ जी। इसके बाद कीर्ति खाना तैयार कर देती है, जिसे खाकर सबको पसंद आता है। 5 बेटे कीर्ति की तारीफ करते हैं, जिस बात से अंग्रेजन जेठानियां जल भुन जाती हैं। अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। कीर्ति, मैं सामान कैलकुलेट कर रही हूँ, जरा देखना बिजली का बिल कितना आया है और एड्रेस चेक कर लेना कि हमारे ही है या नहीं। कीर्ति बिजली के बिल को अंग्रेजी में देखकर कुछ समझ नहीं पाती। उसकी चुप्पी देखकर सपना उसके हाथों से बिल को छीन लेती है। आई न्यू इट, तुम गवार हो और तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आ रहा होगा, राइट? डम्बो कहेंगी। तुम जाकर झाड़ू पोंछा ही करो। किसी न किसी बात पर उसकी चारों पढ़ी लिखी जेठानी उसे सुना दिया करती थी। रात को जब अधिक कमरे में था तो कृतिका का मायूस चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो और रो भी रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं अधिक, चारों जेठानी जी पढ़ी लिखी हैं और मैं अनपढ़ हूँ, दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा तो सपना सपना ही रह गया। तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगा, रोज रात को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और रोज घर के सारे काम खत्म करने के बाद अधिक रात में कीर्ति को पढ़ाया करता था। देखते ही देखते 6 महीनों में उसे इंग्लिश पढ़ना आ गया, लेकिन अभी घर में किसी को पता नहीं था। फिर एक दिन इनकम टैक्स वाले चारों जेठानियों से कहते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, हमें आप चारों को टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना होगा। व्हाट? बट व्हाई? कैसा टैक्स? आप चारों के पति की कंपनी की रियल ओनर आप हैं, आपको टैक्स भरना था जो हुआ नहीं, तो अरेस्ट आपको ही करेंगे ना। हमें कहीं नहीं जाना सासू मॉम, इन्हें कुछ बोलिए ना। अरे साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी भर देते हैं टैक्स। सॉरी माता जी, लेकिन अब इंक्वायरी होगी और इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर्स लेडीज कांस्टेबल को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इतने में कीर्ति आती है। जस्ट वेट अ मिनट सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। यू हैव नो राइट टू अरेस्ट लेडीज। आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आप पर अरेस्ट वारंट है? नहीं ना? सो डोंट डू दिस, इट्स इलीगल। बट मैम, वी हैव टू डू दिस, डोंट फॉरगेट आई एम द इनकम टैक्स ऑफिसर, और टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना ही होगा। ओके, but check this document file. Your all taxes is already paid. Oh my God! इस काली अनपढ़ देवरानी को इतनी इंग्लिश कैसे आ गई? मैं तो खुद हैरान हूँ बहू। I think देवरानी के अंदर अंग्रेजी बोलने वाली चुड़ैल घुस गई है, वरना इसकी बस की कहाँ बात है। जहाँ एक तरफ चारों जेठानियां देवरानी की फर्राटेदार इंग्लिश से हैरान थीं, वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल चेक करने के बाद कहता है, मैम हमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल ओनर ऑफ द कंपनी चारों मैम हैं, बट ये टैक्स इनके हस्बैंड के नाम से पेड है। एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू। इट्स ओके सर। तभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर कांस्टेबल चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद चारों जेठानियां और सास कीर्ति से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम चारों ने तुम्हें ना जाने क्या क्या बोला, पर आज तुमने ही हम चारों को बचाया। कैसे हुआ ये सब? कोई बात नहीं दीदी, और आज मैं जो भी कर पाई हूँ ये सब अधिक की मेहनत से हुआ है। उन्होंने रात रात भर जाकर मुझे इंग्लिश पढ़ाया और काबिल बनाया।
कीर्ति, आज मुझे तुम पर बहुत फक्र है और अभी तो तुम मेरा बिजनेस भी साथ में संभालोगी। बहू, मुझे भी माफ कर दे, अब से मेरी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही कीर्ति अब अधिक की कंपनी को साथ में हैंडल करती है। ये लड़की देखो जरा, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या पंडित जी, आपको भी मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़कियां मिलती हैं? ये सब लड़कियां कितनी गरीब हैं। गरीब लड़कियां हमेशा घर गृहस्थी अच्छे से संभालती हैं, इसलिए आपको इन लड़कियों के रिश्ते दिखा रहा हूँ। अगर आपको अमीर लड़की के परिवार से ही रिश्ता जोड़ना है तो मेरे पास एक लड़की और है, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करोगी क्योंकि वो काली है। ऐसा कहने के बाद पंडित एक काले रंगत की लड़की की फोटो निकालकर शकुंतला को दिखाता है। ये लो बहन जी, पहले लड़की की फोटो देखो, उसके बाद सोचना। शकुंतला लड़की की फोटो देखने के बाद कहती है, अरे गोरे और काले रंग में क्या रखा है, अमीर खानदान की बेटी है, दहेज तो खूब सारा लेकर आएगी। पंडित जी, आप बेझिझक रिश्ता पक्का कर दीजिए, मुझे ये लड़की पसंद है। शकुंतला की बात मानकर पंडित अगले ही दिन उसके बेटे का रिश्ता मालती की बेटी सलोनी से करवा देता है। बहुत जल्द सलोनी शादी करके शकुंतला के घर आ जाती है, लेकिन उसके बेटे विक्रम को सलोनी जरा भी पसंद नहीं आती। इसके चलते शादी के बाद विक्रम अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपने मेरी शादी इतनी काली लड़की से करवा दी। एक बार मेरे बारे में तो सोचती, मैं कहाँ और ये लड़की कहाँ। काले और गोरे में क्या रखा है, ये देख, तेरी काली बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है और हमारा पूरा घर भर गया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप बस अपना ही फायदा देखती हो, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसा कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। शादी के बाद ही विक्रम सलोनी को पत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाता, क्योंकि उसे उसका कालापन जो है वो अंदर ही अंदर चुभने लगता है। और इसी बीच उसके ऑफिस में एक बहुत सुंदर और गोरी लड़की आती है, जिसे देखते ही वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर और प्यारी लड़की, यह तो मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। तेरी शादी तो अभी ही हुई है, फिर तू क्यों लाइन मार रहा है? अबे क्या खाक शादी हुई है, अरे मेरे लायक ही नहीं है, इतनी काली है कि मेरा उसे देखने का भी दिल नहीं करता। ऐसा क्यों सोचते हो विक्रम? मेरे हिसाब से तो इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ताकि वह तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी निकाल सके। तुम्हारी फालतू बकवास मुझे नहीं सुननी, ये लड़की तो मेरे लायक है, मैं इसे पटा कर ही रहूंगा। विक्रम उस दिन के बाद से निशा को पटाने लगता है। वो उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लगता है। इसी दौरान ये सब देखकर निशा भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन विक्रम निशा को एक कॉफी कैफे लेकर जाता है और निशा से कहता है, देखो निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे इस तरह छुप छुप कर मिलना पड़े। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। दरअसल बात यह है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। वो किसी और से प्यार करती है, इतनी काली है कि क्या बताऊं, लेकिन चरित्र से अच्छी नहीं है। ये सुनकर निशा का दिल पिघल जाता है और वो विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विक्रम उसे अपने घर ले आता है। माँ, इससे मिलो, ये आपकी बहू है। निशा को देखते ही शकुंतला हैरान रह जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? तूने एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? तू उसके होते हुए दूसरी पत्नी कैसे लेकर आ सकता है? माँ, मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इसीलिए शादी करके आए हैं। आपकी पसंद की हुई लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मेरे लिए मेरी पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो एक बार मुझसे तो पूछ लेता। अब इतनी सुंदर बहू लाया है तो मैं इसे मना थोड़ी कर सकती हूँ। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। शकुंतला के कहते ही विक्रम बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी निशा को लेकर अंदर आ जाता है। जा बेटा, अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में ले जा। शकुंतला के इतना कहते ही वहाँ पर सलोनी आती है। ऊपर वाले कमरे में? माँ जी, ये लड़की कौन है और आप इसका सामान मेरे कमरे में कैसे भिजवा सकती हो? निशा मेरी पत्नी है और अब से वो ऊपर मेरे कमरे में ही रहेगी। ये सुनते ही सलोनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, एक पत्नी के होते हुए भी आप दूसरी पत्नी कैसे लेकर आ सकते हो? ये तो मेरे खिलाफ साजिश हो गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रम जी? तुम्हें मैंने अपनी पत्नी कभी भी स्वीकारा ही नहीं। अरे शक्ल देखो अपनी, तुम क्या मेरी पत्नी बनने के लायक हो? हाँ, वो तो माँ की वजह से शादी की थी, उन्हें तुम्हारे घर से खूब सारा दहेज जो मिल रहा था। ये सुनते ही बेचारी सलोनी को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों माँ जी, क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे ये सोचकर मैंने तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया।
वरना तुझसे तो कोई शादी भी नहीं करता। मुझे तेरे बारे में सब पता है। कई सालों से तेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तेरा बाप और तेरी माँ भी तेरी शादी करवाने के लिए परेशान थे। अब तो तेरी शादी हो गई है। वैसे अगर तू घर से जाना चाहती है तो चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार माँ जी मेरे बारे में सोचो ना, मैं घर के अलावा कहाँ जाऊंगी। मेरे माता पिता मुझे इस हालत में देखते ही जीते जी मर जाएंगे। मुझे इसी घर में रहने दीजिए माँ जी। तभी निशा कहती है, अरे माँ जी रहने दीजिए ना, वैसे भी इस घर के अंदर एक नौकरानी की जरूरत तो होगी ही। मैं ऊपर रह लूंगी और ये नीचे रह लेगी। और सुन काली कलूटी, अपना सारा सामान मेरे कमरे से जल्दी से निकाल कर नीचे ले आ, वरना मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगी। आज से ऊपर मैं रहूंगी अपने पति के साथ, तू नीचे रहेगी। इस प्रकार निशा को एक बढ़िया सा कमरा मिल जाता है, तो वहीं बेचारी सलोनी को एक गंदे से कमरे में रहना पड़ता है। ऊपर से घर के सारे काम भी उस बेचारी को ही करने पड़ते हैं। दोनों सास और सौतन मिलकर बेचारी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। तुमने मेरे कपड़े अभी तक नहीं धोए? अरे कर क्या रही थी तुम सुबह से? जब देखो आलतू फालतू के कामों में लगी रहती हो, कभी भी कोई काम सही से नहीं करती। आज मैं सारे कपड़े धो दूंगी तुम्हारे, चिंता मत करो, और घर की साफ सफाई भी कर दूंगी। सलोनी बेचारी घर के सारे काम करती है, लेकिन जैसे जैसे निशा और विक्रम की शादी को थोड़ा समय होता है, उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इसी बीच सलोनी विक्रम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके चलते विक्रम को सलोनी के लिए ममता आना शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली। जब देखो तो लड़ती ही रहती हो, और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, चले जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो, और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निशा ऐसा कहकर विक्रम को उसके कमरे से ही निकाल देती है, जिसके बाद विक्रम को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही लड़ाई होने के चलते उनके कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और एक दिन निशा किसी और लड़के के लिए विक्रम को छोड़कर चली जाती है। इस बात का पता चलते ही विक्रम बहुत रोता है, और रोते हुए वो सलोनी के पास आता है। निशा इतनी सुंदर थी और गोरी थी, जिसके चलते मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैंने उसे सब कुछ देने की कोशिश की और अपना सबसे ज्यादा प्यार उसको दिया, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चली गई। ऊपर से मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाली चली गई तो नीचे वाली तो हमेशा आपके लिए ही थी। सलोनी की ये बात सुनकर विक्रम उसे गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम उसे अपनी पत्नी का दर्जा देता है। इस दौरान उसकी सास शकुंतला का भी बर्ताव चेंज हो जाता है, और शकुंतला भी सलोनी से माफी मांगती है, जिसके बाद सलोनी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब ससुराल में आई अमीर सौतन। विपिन शादी करके अपनी पत्नी वैशाली को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ, स्वागत नहीं करोगे अपनी बहू का? विपिन की माँ भवानी वैशाली का घूंघट ऊपर करके कहती है, अरे वाह विपिन, तू तो बहुत अच्छी बहू लेकर आया है। तेरी बहू का मुखड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद की तरह। रुक जा जरा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। भवानी आरती की थाली लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी वैशाली विपिन से कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करने से मना कर देगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे अपना लिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरी हर एक बात मानती है, और आखिर मेरी पसंद भी तो इतनी लाजवाब है, कोई भला उसे कैसे इनकार कर सकता है? हाँ? तभी भवानी पूजा की थाली लाकर वैशाली की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करती है। उस दिन के बाद से वैशाली और विपिन घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हारी शादी को आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटा विपिन, तू अभी तक मेरी बहू को कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया। एक काम कर, 1 महीने की छुट्टी निकाल कर मेरी बहू को घुमाने के लिए लेकर जा। अगर मैं चला जाऊंगा तो ऑफिस को कौन संभालेगा माँ? समझो प्लीज। तभी वहां विपिन का छोटा भाई राहुल आ जाता है। भैया, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों मुझे अपना फोन दो, मैं ये कंपनी बहुत अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? और आप भाभी को एक अच्छा सा टूर करवा कर लाओ। राहुल अपनी भाभी और विपिन का फोन ले लेता है, जिसके बाद विपिन और वैशाली दोनों ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के चलते वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे इतने गरीब होने के बाद भी आपने मुझसे शादी की, और आप मुझे इतनी अच्छी जगह घुमाने लेकर आए हो। विपिन और वैशाली 1 महीने अच्छे से घूमकर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। फ्लाइट के उतरने के बाद वो अपनी टैक्सी ले लेते हैं। फाइनली पूरे 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद आज हम लोग घर जा रहे हैं। विपिन और वैशाली दोनों टैक्सी में थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत तेजी से ट्रक आ जाता है, जिसके चलते उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है
एक्सीडेंट के दौरान वहां के कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। अरे बेटा विपिन, तू ठीक तो है ना? मेरा दिल तो बैठा ही जा रहा था। माँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर में चोट आई है। लेकिन ये बताइए कि वैशाली कहाँ है? तभी राहुल आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए कहता है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो हमारी पूरी कंपनी पानी में डूब गई और हम लोग सड़क पर आ गए, और अब भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के दौरान भाभी हैंडीकैप हो गई है, वो अपने पैरों से चल नहीं सकती। विपिन फौरन उठकर वैशाली को देखता है। वो सच में अपने पैर गंवा चुकी थी। अब तो विपिन सड़क पर आ चुका था और वो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। हे भगवान, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तूने तो एकदम से ही मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। विपिन कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद अपने घर लेकर जा रहा होता है कि तभी राहुल और भवानी कहते हैं, बेटा, जिस बड़े से बंगले में हम लोग रह रहे थे, अब वो बंगला हमारा नहीं। कंपनी डूबने के चलते वो घर नीलाम हो गया। अब हम गरीबों की बस्ती में रहते हैं, जहां हमारा एक छोटा सा मकान है और वो भी किराए का है। राहुल और भवानी दोनों ही विपिन और वैशाली को गरीब घर में ले आते हैं। देखते ही देखते उनके ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी की मार बढ़ती जाती है। ये सब क्या हो गया है? आज तो घर में राशन भी नहीं है, खाने के लिए क्या ही बन पाएगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बताऊं, कई जगह मैंने अपने रिज्यूम भेजकर देख लिए। जैसे ही कहीं जगह होगी मुझे बुला लेंगे। उसके बाद घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आप परेशान मत होइए प्लीज। तभी विपिन के फोन पर कॉल आता है। आपकी जॉब फिक्स हो गई है, आप मंडे से अपनी जॉब पर आ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉब का नाम सुनते ही विपिन बहुत खुश हो जाता है और वो सोमवार से अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है। ऑफिस में विपिन की काबिलियत देखकर उसे बहुत जल्दी ऑफिस का मैनेजर बना दिया जाता है। एक दिन फॉरेन से विपिन की बॉस की बेटी ऑफिस में आती है। ओहो, इस ऑफिस को हो क्या गया है? कोई भी यहाँ ढंग से काम ही नहीं कर रहा। इस ऑफिस का मैनेजर कहाँ है? तभी विपिन जेसिका के सामने आता है। विपिन की पर्सनालिटी और उसे देखकर जेसिका अपने मन ही मन में सोचती है, ओह माय गॉड, ऑफिस का मैनेजर इतना हॉट, हैंडसम और सेक्सी होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैडम, आपने बुलाया मुझे? आपकी काबिलियत के चर्चे बहुत सुने थे, लेकिन देखने में कुछ खास नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर में मुझे सबकी मीटिंग लेनी है, 5 मिनट में सभी को बुलाओ। जेसिका के कहने पर विपिन सभी को मीटिंग में बुला लेता है, जिसके बाद जेसिका सबकी मीटिंग लेती है और सभी को रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। वहीं जेसिका विपिन के ऊपर लाइन भी मारने लगती है, लेकिन उसे अपने पिता से कुछ और ही पता चलता है। बेटी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिस लड़के के पीछे तुम पड़ी हो वो पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा? माय फुट, मुझे विपिन बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक तरफ विपिन की जिंदगी में पहले से ही खलबली चल रही थी और वो अपनी पत्नी वैशाली को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर देता है। वहीं पर वो जेसिका की तरफ खींचा चला जाता है। जेसिका उसका फायदा उठाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद विपिन अपनी अमीर पत्नी को अपनी गरीब पत्नी की सौतन बनाकर घर पर ले आता है। माँ, स्वागत करो, आज से ये घर की बहू है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? तू किसी से भी शादी करके उसे घर ले आएगा? माय सो कॉल्ड सासू माँ, आपका बेटा मुझे एक तो गरीब ससुराल में सौतन बनाकर लाया है और ऊपर से आप मेरा वेलकम करने की जगह मुझे नकार रही हो। ये नहीं चलेगा। विपिन जेसिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके चलते भवानी भी कुछ भी नहीं कह पाती। तुमने तो मुझे खुद पसंद करके इस घर में लाए थे ना, फिर तुम मेरी सौतन कैसे ला सकते हो विपिन? अपने आप को देखो, तुम जैसी अपाहिज मेरी पत्नी बनने के लायक है क्या? हाँ, मैं जेसिका से प्यार करता हूँ और अब वही मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकती हो। वैशाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इसे निकालेगा तो तुझे भी इस घर से मजबूरन जाना होगा। अपनी माँ की धमकी सुनकर विपिन कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही शादी के बाद जेसिका अपने गरीब ससुराल के सभी के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। एक दिन जेसिका सड़क के किनारे से जा रही होती है कि तभी उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वहीं से वैशाली भी सामान लेकर आ रही होती है। हे भगवान, ये क्या? जो मेरे साथ हुआ था वही जेसिका के साथ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैशाली अपनी व्हील चेयर को जोर जोर से घुमाने लगती है, लेकिन वो जेसिका के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उठ खड़ी होती है
और किसी तरह जेसिका को बचा लेती है, लेकिन उसके पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, उसके बाद भी तुमने अपनी चिंता ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से जेसिका का बर्ताव वैशाली के लिए ठीक हो जाता है और वो अपने पैसों के बलबूते पर वैशाली के पैरों को भी ठीक करवा देती है, जिसके बाद वैशाली अपने दोनों पैरों पर पहले की तरह चलने लगती है। ये देखकर विपिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी वैशाली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो वैशाली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो हुआ उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से जेसिका विपिन को उसके काम और बिजनेस में बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते विपिन पहले की तरह अमीर हो जाता है और अपनी दोनों पत्नी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टोनपुर के गांव में दिव्या और सुनील रहते थे। वो दोनों काफी गरीब थे। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। दिव्या, आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल तो पक्का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। जी। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हमारे ऊपर जब उस ऊपर वाले को रहम आएगा तो वो हमारी सारी परेशानियां उड़न छू कर देगा। दोनों पति पत्नी अपने हालातों के आगे बेबस थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन दिव्या खाना बनाते बनाते ही गिर गई। दिव्या, दिव्या तुम्हें क्या हुआ? दिव्या! सुनील ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। तब उसने आंखें खोली। अरे तुम्हें क्या हो गया था? अचानक ही मुझे जोर का चक्कर आया। मेरा सर भारी हो रहा है, जी भी मिचला रहा है। तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनील दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि दिव्या गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर शादी के इतने साल बाद उन्हें औलाद का सुख मिलने वाला था। ऐसे ही समय बीत गया और दिव्या ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बेटियों को जन्म दिया। उन तीनों का ही रंग बिल्कुल काला था। हे भगवान, औलाद भी दी तो वो भी बेटियां। अरे इससे अच्छा तो हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद ही रह जाते। ये तुम क्या कह रही हो? ये तीनों ही भगवान की तरह से हम दोनों के लिए आशीर्वाद हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तो गरीब हैं, ऊपर से बेटियां। कल को ये यूं ही बड़ी हो जाएंगी और फिर इनकी शादी और दहेज की चिंता। ऊपर से जरा इनका रंग देखो, इनसे कौन शादी करेगा? घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से सुनील ने अपने काम में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो समय पर अपनी बेटियों की शादी करा सके। इसी तरह देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं और सुनील ने लड़के देखकर तीनों बहनों की एक ही घर में शादी करा दी। सुनो तुम तीनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो जरा ठीक से करना और खीर जरूर बनाना। हाँ भाभी जी, और कोशिश करना कि खीर का रंग सफेद ही रहे, कहीं आप उसे अपनी ही तरह काली ना कर दो। ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हैं? ठीक ही तो बोल रही है। अरे ये तीनों ही इतनी काली कलूटी हैं कि ये न जाने किस चीज को काला कर दें। बस भी करो तुम दोनों। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जी ससुर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूजा, मोना और प्रिया तीनों ही रसोई में खाना बनाने चली गईं। विवेक को उनका साथ देते देख कोकिला को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें सबक सिखाने को सोचा। थोड़ी देर बाद तीनों काली बहुएं खाना बनाकर बाहर आईं। सभी टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाथी का बच्चा ही बनाने लग गई थी? इतनी देर कैसे लग गई? वो सासू माँ। चल चल, अब मुझे अपनी राम कथा मत सुना, जल्दी से खाना दे। तीनों बहुओं ने खाना परोसा। खाना तो अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ उनके ससुर ने ही उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की। तभी प्रिया का पति बोलता है, हाँ, खाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे बनाकर खिलाती तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। तुम लोग अब बस भी करो। अब ये तीनों ही हमारे घर की बहुएं हैं और तुम्हारी पत्नियां, समझे? विवेक एक बहुत ही समझदार आदमी था। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी बहुओं को तंग नहीं करता था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर वालों का अत्याचार उन पर से कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना से किचन में खाना बनाते वक्त एक बर्तन टूट गया। ये तुमने किया? माँ, ये गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तैयार हो जाओ।
अपने पति विवेक की गैर मौजूदगी में कोकिला ने अपनी तीनों बहुओं को बहुत मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मायके भी नहीं जा सकते हैं। चलती चलो, कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर दोपहरी में एक औरत 2 ईंटें खड़ी करके उन पर अपना खाना बनाती हुई दिखाई दी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे खाना भी नहीं पकाया जा रहा था और फिर वो अचानक से ही बेहोश हो गई। अरे लगता है कि वो बीमार हैं। चलो बहनों, इनकी मदद करते हैं। वो तीनों उसके पास गईं और उसे जगाने लगी। पूजा और प्रिया उसके हाथ पांव मसल रही थी, तो वहीं मोना उसके लिए खाना बना रही थी। कुछ देर के बाद उस बुढ़िया को होश आया। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। जिस जगह मेरे साये ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, वहाँ पर तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था काकी। मुझे तुम तीनों ही कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? हाँ काकी, वो उन तीनों ने उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज है। बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उन तीनों पर फूंक मारी, वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बुढ़िया ने फिर ऐसे ही किया और उन तीनों को एक एक अनमोल शक्ति से नवाज दिया। शक्तियां पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई और वापस अपने घर लौट गई। उनकी सास अपनी गोरी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें घर में वापस रख लिया। ये काले कोयले अचानक ये हीरे कैसे बन गए? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। वो तीनों बहनें अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी शक्तियों को आजमा कर देखने लगी। मैं चाहूँ तो पर्वत भी उठा सकती हूँ। और मैं तो अपने हाथ से कितना भी सोना और पैसा निकाल सकती हूँ। और मैं भी क्या किसी से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भविष्य यूं देख सकती हूँ। उन तीनों की ये सारी बातें कोकिला ने सुन ली। ओ, तो ये माजरा है, अब आएगा मजा। बहुओं, जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग अपने जादू। माँ, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बिल्कुल। अरे पगलियों, तुम्हें तो प्रकृति ने अमीर किया है, तो अब तुम अपने ससुराल को भी अमीर कर दो। कोकिला ने अपनी बहुओं को खूब चढ़ा दिया। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के मन में भी लालच आ गया और वो तीनों ही गलत काम करने लगी, जैसे जबरदस्ती पैसे और सोना निकालना, किसी को भी अपनी शक्तियों से डराकर भगा देना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीनों बहुएं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। आज तो मैंने 10,000 की ड्रेस खरीदी है। वो ऐसे बातें करती हुई आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक लाचार औरत पर पड़ी, जिसके तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे और वो बेचारी भीख मांग रही थी। उसे देखकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुदरत ने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? सही कहा, हम तो सिर्फ अपना सोच रहे थे। मैं हमारा भविष्य देख पा रही हूँ। अगर हम इन शक्तियों से दूसरों की मदद ना कर सके तो ये शक्तियाँ हमसे ले ली जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह नहीं करेंगी। उन तीनों ने उस बूढ़ी औरत की सभी तरह से मदद की और अपने घर जाकर अपनी सास को भी इस बारे में समझाया। कोकिला को भी उन तीनों की बात समझ आ गई और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। के 3 बेटे मिहिर, अनिल, शिवाय थे, लेकिन उसमें से 2 की शादी सलोनी और जूली नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों बहुत ही घमंडी मिजाज की थीं। वक्त के साथ उन्होंने अंजना को अपना असली रूप दिखा दिया था, क्योंकि वो सास की ज्यादा बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दोपहर अंजना अपने कमरे में बैठकर उन्हें आवाज लगाती है, क्योंकि वो गिर गई थी, मगर वो सुनती ही नहीं। अरे बाप रे बाप, मेरी तो कमर टूट गई। अरे ओ जूली और सलोनी बहू, कहाँ हो तुम? बिगड़ गई हैं दोनों बहुएं, अब तो कोई काम नहीं करती। जरा देखो कहाँ हैं ये। जब अंजना उठकर बड़ी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि सलोनी और जूली रील बना रही होती हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तू
तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। अच्छा, तो ये यहाँ नाच रही हैं और वहाँ मेरी कमर टूट गई है। अरे ओ दोनों बहुरिया, यहाँ क्यों थिरक रही हो? कब से मैं आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? अच्छा, आप मुझे बुला रही थी, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, और वैसे भी हमारा गाना बज रहा था। अगर अब सुन लिया हो तो मेरे कमर पर दवाई लगा दो, गिर गई हूँ, दर्द हो रहा है, बड़ी मुश्किल से चलकर आई हूँ यहाँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, लेकिन हम अभी आ नहीं सकते। एक तो उसको लगाने से हमारे हाथों में बदबू आ जाएगी, और वैसे भी अभी हमें इंस्टा पर लाइव जाना है और हमारे फॉलोवर्स हमारा वेट कर रहे हैं। आप दवाई खाकर लेट जाइए। जूली बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, और आपकी ड्रेसिंग टेबल पर ही गोली रखिए, ले लेना आप। पता नहीं कैसी बहू हो तुम, बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी सास को ये सब कहते हुए। एक काम नहीं करती हो अब घर का ठीक से, और तुम्हें दर्द में बुला रही हूँ तब भी नहीं आया। अब पता नहीं इंस्टा पिंस्टा क्या लेकर बैठी हो, लगता है मुझे अब तीसरी बहू लानी ही पड़ेगी। ये भी अच्छा है, करवा दीजिए आप देवर जी की शादी, कम से कम हमारा बोझ तो कम होगा। घर का काम करने का हमने ठेका ले रखा है क्या? बहुओं की बात सुनकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, कैसे दिन आ गए हैं, यकीन नहीं हो रहा। अपने घर में मैं खुद ऐसी बहू लाई हूँ, लेकिन इस बार अच्छे से जांच पड़ताल करके बिल्कुल सीधी बहू लाऊंगी जो मेरी बात माने। हाय रे मेरी कमर। अगले दिन अंजना पंडित जी से कहकर अपने बेटे शिवाई के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की की मांग करती है, जिसके बाद पंडित जी उन्हें माया नाम की एक सुशील कन्या दिखाते हैं, जो कि काली भी होती है। सुशील के चक्कर में वो शिवाई की शादी काली लड़की से करवा देती है। शादी के अगले दिन जब माया अपनी पहली रसोई में चाय बना रही थी, तो दोनों जेठानी आपस में बात करते हुए कहती हैं, छोटी, मैं क्या सोच रही हूँ, माँ जी को बड़ा गर्व है ना अपनी काली बहू पर, क्यों ना मैं उनका ये भ्रम तोड़ दूं। तुम तो जानती हो माँ जी को फीकी चाय पसंद है। हाँ दीदी, इसलिए अब हम देवरानी को अपने इशारों पर चलाएंगे। तभी दोनों अपनी नई देवरानी के पास जाकर कहती हैं, अरे हमारी नई देवरानी, क्या बना रही हो माँ जी को खुश करने के लिए? वो दीदी, मैं चाय के साथ कुछ पकौड़े और मीठे में गाजर का हलवा बना रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बना लो। और हाँ, एक जरूरी बात, माँ जी को ना मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम मीठा सा अच्छे से डालना। अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो कम से कम चीनी डालने वाली थी हलवे और चाय में। अब पता चल गया ना, अच्छे से चाय बनाना। ऐसा कहकर दोनों टेढ़ी जेठानियां चली जाती हैं और बाहर जाकर हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद माया खाना बनाकर जब अपनी सास को खिलाती है, तो मुंह से चाय उगलकर वो कहती है, हे भगवान माया बहू, तुमने ये कैसी चाय बनाई है? दर्जन भर मीठा चाय में कौन डालता है? तुम्हें ये नहीं पता कि नॉर्मल चाय कैसी बनती है? और वैसे भी मुझे डायबिटीज है, क्या तुम्हें इन दोनों ने नहीं बताया? माँ जी आपको डायबिटीज है, पर सलोनी दीदी और जूली दीदी ने मुझे। क्या सलोनी और जूली दीदी ने? हमने तो तुम्हें बता दिया था कि माँ जी को फीका पसंद है, फिर भी तुमने अपनी पसंद की मीठी चाय बनाई और माँ जी को पिला दी। तुम जानती हो इससे माँ जी की तबीयत भी खराब हो सकती है। माया बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, कहीं मुझे काली बहू लाकर भी पछताना न पड़ जाए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। ये सुनकर अंजना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अंजना को दोबारा फीकी चाय बनाकर उसको पिलाती है। शाम को अंजना सामने आती हुई बहू से कहती है, अरे जूली बहू, जरा माया को मेरे पास भेजना, कुछ काम है। जी माँ जी। ऐसा कहकर वो चली जाती है और कहती है, अपनी सीधी सादी देवरानी को माँ जी की नजरों में गिराने का अच्छा मौका, मैं उसको बताऊंगी ही नहीं। वापस आकर जूली अंजना से कहती है, माँ जी आप तो बड़ा अपनी नई बहू के गीत गा रही थी। मैंने उसको बोला कि माँ जी बुला रही है, और उस कल्लो माई ने कहा कि मुझे नहीं आना, मैं आराम कर रही हूँ। अच्छा, लगता है बहू के मामले में मेरी किस्मत उस काली बहू की तरह काली हो गई है। माँ जी अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, कोई काम नहीं है, तू जा। इस तरह टेढ़ी जेठानियां सीधी देवरानी को अपनी सास की नजरों में खूब गिराती हैं, उसके किए काम में अड़चन पैदा करती हैं, जिससे अंजना काली बहू को बहुत कालेपन की जलीकटी सुनाती है। एक शाम काली बहू को अपनी सास की महंगी साड़ी प्रेस करनी थी। प्रेस करने से पहले जूली चालाकी से प्रेस का गर्म होने का पावर बढ़ा देती है, जिसके बाद माया अंजना की साड़ी पर प्रेस रखती है,
तो वो तभी जल जाती है। ये देखकर जेठानी जानबूझकर उसको सुनाती है। तभी आवाज सुनकर अंजना आ जाती है और कहती है, अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम दोनों? माँ जी, हम शोर नहीं मचा रहे, देखिए तो आपकी महंगी साड़ी को आपकी प्यारी बहू ने जला दिया। हे भगवान, करम जली कलमुही, सत्यानाश हो तेरा, जला दी मेरी इतनी महंगी साड़ी, खुद तो काली है, मेरी साड़ी को भी काली कर दी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने एक काली लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी। तू तो इन दोनों से भी ज्यादा गई गुजरी निकली। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने बस प्रेस का बटन रखकर ऑन नहीं करी थी कि जल गई। पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार काली कहती हैं। मैंने कोई पाप कर दिया है क्या काली होकर? और आज तक जितने भी काम बिगड़े मैंने नहीं बिगाड़े। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ करता है। देखो माँ जी, ये कल्लू बाई कैसे इल्जाम लगा रही हैं? उनको ठीक से काम करना आता नहीं और चलिए मगरमच्छ के आंसू दिखाने। काली बहू, मैंने तेरे लिए जितना सोचा था आज तूने उतना ही मुझे इनकी नजरों में झुका दिया। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों जेठानी अपनी बेचारी देवरानी का मजाक उड़ा रही थी। उनके कमरे से गुजरते हुए अंजना ने सुन लिया। कितनी भोली है ना हमारी बेचारी देवरानी, सीधी सादी ऊपर से काली। माँ जी हमें नीचे दिखाने के लिए उसको लाई थी ना, हमने उल्टा ही कर दिया। पहले दिन से ही उसके साथ गड़बड़ी करने लग गए और माँ जी की चाय में चीनी डलवा दी। माँ जी को देखा तुमने, उनकी जुबान कैसे बंद हो गई? हमारे सामने बड़ा आई थी अपनी बहू की तारीफ करने वाली। सलोनी, जूली, तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माया बहू, जल्दी यहाँ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। लेकिन तू जानना चाहेगी तेरे साथ आज तक जितने भी काम गलत हुए, यहाँ तक कि आज प्रेस से मेरी साड़ी जली, वो तूने नहीं, तेरी दोनों टेढ़ी घमंडी जेठानियों का किया धरा है। क्या माँ जी? क्यों जेठानी जी, आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि माँ जी तुम्हें लाकर हमें चुनौती दे रही थी कि तुम इस घर को अच्छे से संभालोगी, इसलिए हमने ये होने नहीं दिया। अगर तुम दोनों को जरा सी भी शर्म आ रही है और सब कुछ भुलाकर तीनों एक साथ खुश रहना चाहती हो तो माफी मांग लो अभी माया से, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अरे जरा सोचो, कभी इस बेचारी ने तुम्हें पलटकर जवाब दिया? कभी तुमसे कोई काम करवाया? नहीं ना? नहीं माँ जी, हमें माफ कर दो देवरानी। तभी दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों गले लगकर उससे माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद तीनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।